पर छापेमार कार्रवाई की है। पुलवामा के अच्छन और खेलना समेत 4 जगहों पर छापेमार कार्रवाई हुई है। इस दौरान एसआईए ने मोबाइल फोन, सिम कार्ड और बैंक पासबुक जब्त की है। गौरतलब है कि इसी साल 26 फरवरी को पुलवामा के अच्छन गांव में आतंकवादियों ने संजय शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। टारगेट किलिंग से जुड़ा हुआ ये मामला था और इसी पूरे मसले पर एसआईए ने छापेमार कार्रवाई कई जगह पर की है। बैंक पासबुक समेत कई सिम कार्ड और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। कुमार की किलिंग के हवाले से जो एसआईए ने जो तहकीकात शुरू की है, आज अगरचे जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई है। अगर पुलवामा में देखेंगे तो पुलवामा के 4 मकामात पर लितर, अच्छन और खेलना के अलावा जो लितर के एक और इलाके में ये छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है। अगरचे किसी की गिरफ्तारी इसमें अमल में नहीं लाई गई है, लेकिन जो मोबाइल फ़ोन्स और बैंक पासबुक के अलावा जो सिम कार्ड्स एसआईए की टीम ने यहाँ पर जब्त की है और तहकीकात की जा रही है। जो संजय कुमार की जो हलाकत हुई है उसके पीछे किन लोगों की साजिश है, उनको बेनकाब करने की यहाँ पर एसआईए की टीम इसमें जांच पड़ताल कर रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। खबर बारामूला से, जहां के करीरी के वपुरा इलाके में चेकिंग के दौरान लश्कर तौयबा के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि एसओजी सेना और एसएसबी के संयुक्त अभियान में नाके पर चेकिंग के दौरान 2 संदिग्धों को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 2 पिस्टल, 2 मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों की पहचान सोहेल गुलजार और वसीम अहमद के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आगे बढ़ेंगे, कश्मीर के हंदवाड़ा से बड़ी खबर है। 3 जुआरी वहां पर गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। जुआरियों के पास कैश भी बरामद हुआ है। गुणचोगुल इलाके से ये गिरफ्तारी हुई है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की बेहद अहम खबर, पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। जुआरियों के पास से कैश बरामद हुआ है और गुंड चोगुल इलाके से ये गिरफ्तारी हुई है। टीवी स्क्रीन पर तीनों जुआरियों की तस्वीर भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कश्मीर के हंदवाड़ा से ये गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बेहद अहम खबर, 3 जुआरी भी इसमें गिरफ्तार हुए और इनके कब्जे से कैश भी बरामद किया गया है। खबर सांबा से है, जहां सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की 2 कोशिशों को नाकाम बनाया है। आज सांबा में बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को ढेर किया है। कल पुंछ में 3 घुसपैठियों को दबोचा गया था। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक और घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया गया। इससे पहले भी इसी तरीके से घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम बनाया जाता रहा है। बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को दबोचा है। बीते कल पुंछ में 3 घुसपैठियों को दबोचा गया था। तीनों स्थानीय निवासी बताए जा रहे थे। सीमा पार से घुसपैठ करने की वो कोशिश कर रहे थे। पुंछ से तीनों की गिरफ्तारी हुई थी और आज एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है, जहां सांबा में सुरक्षा बलों ने एक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया है। बीएसएफ ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और 2 दिनों में घुसपैठ की इन कोशिशों को नाकाम किया गया है। एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और हज 2023 को लेकर हज हाउस श्रीनगर में बैठक हुई। बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान जम्मू कश्मीर हज कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सफीना बेग के अलावा श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी, श्रीनगर और बडगाम के जिला प्रशासन के अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। हज यात्रियों की सुविधा और परेशानी मुक्त प्रस्थान के संबंध में चर्चा हुई। अगर पीसीएस से मिल जाएंगी यहाँ पर स्क्रीनिंग करके आप स्क्वाड अंडर प्रॉपर स्क्वाड ऑफ एयरलाइंस कस्टम्स। तो हज 2023 से जुड़ी हुई अहम खबर आपको बता रहे हैं। श्रीनगर हज हाउस में ये बैठक हुई। बहुत जल्द हज के लिए श्रीनगर से एक जत्था रवाना किया जाएगा और उसी के मद्देनजर यहाँ पर तैयारियों का जायजा लिया गया। हज कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सफीना बेग की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के कई अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए और हज पर जाने वाले यात्रियों की सुविधा और उन्हें आने वाली परेशानियों के बारे में यहाँ पर समीक्षा की गई। आबिद हुसैन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। आबिद, बहुत जल्द 16 और 17 जून को हज यात्रियों का एक जत्था श्रीनगर से रवाना किया जाएगा। इसी के मद्देनजर यहाँ पर ये बैठक की गई थी और अपने आप में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या कुछ अतिरिक्त यहाँ पर स्क्रीनिंग हुई थी, चेकिंग हुई थी और उसके बाद दोबारा से एयरपोर्ट पर चेकिंग हुई थी। तो जो हज आज़मीन है उनको काफी परेशानी हुई थी। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए ये जो मीटिंग है उसमें इन बातों का जायजा लिया गया और ये यकीनी बनाने की कोशिश की गई कि इस मरतबा जो आज़मीन हज है
उन्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम न हो। मैं आपको बता दूं, क्योंकि हज हाउस श्रीनगर में जब ये आज़मीन हज आएंगे वो यहाँ पर जमा होंगे, यहाँ से वो श्रीनगर एयरपोर्ट जाएंगे जहाँ पर उनकी फ्लाइट होगी, क्योंकि अभी फ्लाइट की जो टाइमिंग है वो नहीं आ पहुंची है, लेकिन ये कोशिश की जा रही है जो आज़मीन हज यहाँ पर आएंगे उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा गुज़श्ता साल लास्ट ईयर क्या हुआ था, यहाँ पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के मेंबरान हैं वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पर स्क्रीनिंग की थी, लेकिन उसके बाद जो SOPs वो वहाँ से जारी नहीं की गई थी। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां से फिर से क्या है उनकी स्क्रीनिंग हुई, जिससे आज़मीन हज को कई सारी परेशानी हुई। क्योंकि एक मतलब आपका बैग क्लोज होता है, चेक होता है, उसके बाद उसको लॉक किया जाता है और फिर उनको दोबारा से वहां पर वो खोलना पड़ा। और मैं आपको बता दूं जैस्मीन, 7 जून से यहाँ पर जो आज़मीन हज का वो पहला काफिला जो है, पहला जो ग्रुप है वो यहाँ से रवाना होगा। और इस मतलब ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि 10 साल के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट से डायरेक्ट जिद्दा के लिए फ्लाइट होगी, जो आज़मीन श्रीनगर से ही जिद्दा लैंड करेंगे। और उनको पहले ही एडवाइजरी जारी की गई है कि वो एहराम वगैरह जो भी चीजें हैं वो यहाँ से ही साथ ले ले, क्योंकि इस मरतबा डायरेक्ट यहाँ से फ्लाइट जाएगी जिद्दा के लिए। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट उसमें जब आज़मीन हज आएंगे श्रीनगर हज हाउस में वो जमा होंगे, यहाँ पर किस तरह से उन्हें गाड़ियों के जरिए एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर SRTC के मुलाजमीन थे, उन्होंने यकीन दिलाया कि पूरी तरह से जो गाड़ियां हैं आज़मीन हज के लिए वो तैयार रखी जाएगी। इस दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी के भी जो डायरेक्टर है, CISF के मेंबरान है या एयरलाइंस के मेंबरान है वो यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी यकीन दिलाया जो भी उनसे कोऑर्डिनेशन होगी वो करेंगे। इस दौरान श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान भी मौजूद थे, बडगाम एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान मौजूद थे, उन्होंने भी पूरा यकीन दिलाया जो भी जरूरत होगी आज़मीन हज की सहूलियत के लिए वो करेंगे। जी जैस्मिन। बिल्कुल आबिद, तो काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है और यात्रियों को हर तरीके से सुविधा यहाँ पर हो, किसी तरीके की परेशानियों का उन्हें सामना ना करना पड़े, इसके लिए यहाँ पर ठोस कदम उठाने की बात भी कही गई है। आबिद, बहुत शुक्रिया ये तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात एक और अहम खबर की। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात बहाल हो गया है। बड़ा अपडेट आपको दे दें, भूस्खलन के कारण ये यातायात बाधित हुआ था। ढालवास के पास ये भूस्खलन हुआ था। इससे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि ढालवास के पास भूस्खलन की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बाधित है। 1 से 2 घंटे के बीच यहां पर रोड क्लियरेंस करने के अनुमान था। रोड क्लियरेंस यहां पर हो गई है। और आपको बड़ा अपडेट बता दें, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। भूस्खलन के कारण यहां पर यातायात बाधित हुआ था। ढालवास के पास ये भूस्खलन हुआ था और तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां यातायात यहां पर बहाल कर दिया गया है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढालवास के पास भूस्खलन की वजह से जो रास्ता बंद था उसे अब यातायात के लिए, ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। दोनों तरफ से यहां पर ट्रैफिक की आवाजाही हो रही है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की ढालवास के पास की ये तस्वीरें हैं। ब्रेक के बाद बात एक और बड़ी खबर की करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का ये मामला है। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आपको बता दें, उसको लेकर FIR दर्ज हो गई है। जम्मू के वकार भाटी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। वकार भट्टी पर धारा 295A यानी धर्म के आधार पर किसी का अपमान करने को लेकर यह धारा लगाई गई है और इसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। बजरंग दल जम्मू की शिकायत पर यह FIR दर्ज हुई है और बजरंग दल के प्रमुख राकेश बजरंगी की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। चन्नी हिम्मत पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर जम्मू के वकार भाटी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। बजरंग दल ने ये शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद FIR दर्ज हुई है। धारा 295A के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बजरंग दल के प्रमुख के शिकायत करने के बाद चन्नी हिम्मत पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का ये पूरा मामला है और धारा 295A के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। धारा 295A यानी धर्म के आधार पर किसी को हताहत करना या धर्म के आधार पर किसी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना इंडियन पीनल कोड 295A
इस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को बताने वाला वकार एच भट्टी, उसने पिछले कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल की जिसके अंदर उसने धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कई प्रकार की बद्ध टिप्पणियां की जिसको हिंदू समाज सहन नहीं करेगा। हिंदू समाज अपनी आस्था के ऊपर प्रहार सहन नहीं करेगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी के अंदर और बागेश्वर धाम के अंदर हिंदू समाज की जो है वो आस्था बसती है। अगर उनके ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करेगा तो वो हमारी आस्था के ऊपर प्रहार होगा। इसी के तहत हमने जम्मू कश्मीर के छन्नी थाने के अंतर्गत हमने एक एफआईआर जो है जो 295A के तहत इस वकार एच भट्टी के ऊपर दर्ज करवाई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और हिमाचल की खबरों का रुख करते हैं। करसोग से आपको खबर दे रहे हैं जहां एचआरटीसी की एक बस हादसे का शिकार हो गई है। ये बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 45 लोग जख्मी हुए हैं। ये बस मेंढी से करसोग जा रही थी और खरोड़ी के पास बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। ड्राइवर और कंडक्टर समेत कई सवारियों को चोटें आई हैं। उपचार के लिए जिन्हें करसोग सिविल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। डीएसपी गीतांजलि ने हादसे की पुष्टि की है। नालागढ़ की ग्राम पंचायत मलहणी के नाले में एक व्यक्ति का शव मिला है जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नालागढ़ अस्पताल में रखवा दिया है और शिनाख्त में जुटी हुई है। साथ ही व्यक्ति की मौत किस वजह से हुई इन कारणों की भी जांच की जा रही है। 72 घंटे तक शव को नालागढ़ अस्पताल में रखा जाएगा जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला शव को भेजा जाना है। के लिए यहाँ पे रखेंगे और एक ऑर्गन क्राइसिस में मैसेज देंगे सभी को, यहाँ जो नज़दीक जितने भी थाने हैं उनमें कि अगर किसी की मिसिंग है या इसके जो कपड़े हैं उसकी हम एक फ़ोटो आपके माध्यम से भी देंगे कि जो भी किसी परिवार का कोई व्यक्ति इस कपड़ों से अगर पहचाना जाता है या मिसिंग है तो वो आके देखे और पहचान कर ले, ताकि मैं उसके परिवार वालों को साथ में लेके उसकी डेड बॉडी का दाह संस्कार करने के लिए हमें अच्छा रहेगा। अगर नहीं होगा तो फिर हम इसको बॉडी को जो है आईजीएमसी शिमला में जाके पोस्टमार्टम करा के उसका दाह संस्कार करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी का महा जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है। इसके लिए धर्मशाला में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल जैन, पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, सांसद किशन कपूर, विधायक पवन काजल, पूर्व मंत्री सरवीण चौधरी की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां बताई गई। डॉक्टर अनिल जैन ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश में विकास को लेकर चहुमुखी विकास हुआ है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। 1 माह तक जनसंपर्क अभियान में मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। कभी भी देश का मान सम्मान स्वाभिमान इतना ऊंचा नहीं रहा। ये नेतृत्व की क्षमता है। मैं अगर एक विषय कहा जाए तो जिस प्रकार से दुनिया में कहीं भी भारतवासी है, पूरी दुनिया में, देश में या विदेश में, विरोधी होगा, पक्ष का होगा, कोई भी, हर भारतवासी मानता है कि 14 के बाद से भारत का मान सम्मान स्वाभिमान सारी दुनिया में बढ़ा है। भारत के पासपोर्ट की इज्जत बढ़ी है। क्या बात है कि देश के बाहर पहले जब हमारे प्रधानमंत्री जाते थे तो तीसरी चौथी लाइन में खड़े होते थे, दिखता भी नहीं था, पता न देश में पता लगता था न दुनिया में। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जाते हैं तो बीच में खड़े होते हैं। G20 के अगर देश हैं तो 9 लोग इधर खड़े हैं, 10 लोग इधर खड़े, बीच में नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं। आप सबने ये दृश्य तमाम बार देखा। ये भारत की धमक आज सारी दुनिया में है। बुरा लगता है। इसका कारण नेतृत्व है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मुंबई के दौरे पर पहुंचे हैं जहां उन्होंने सिद्धिविनायक मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। अनुराग ठाकुर का व्यापारियों से मिलने का कार्यक्रम है। साथ ही वो लोगों से मिलकर मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी के चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के तहत सरकार की तमाम उपलब्धियों की जानकारी देंगे।
नरेंद्र मोदी जी की सरकार के शानदार 9 वर्ष पूरे हुए हैं और सिद्धि विनायक जी के मंदिर में जहां हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं, वहीं पर आभार भी प्रकट करने आए हैं, क्योंकि आशीर्वाद सबका रहा, जहां एक और भगवान का, वहीं पर दूसरी ओर जनता का। तो मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ा है और पिछले कल भी जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई, उसमें भी भारत के बारे में जो कहा गया, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो कहा गया है, 7.2% की दर से वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़ने की उम्मीद है। दुनिया भारत में उम्मीद रखती है, दे हैव अ होप इन इंडिया एंड इंडियाज लीडरशिप। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के 9 वर्ष सेवा के, सुशासन के और गरीब कल्याण के। सीएम सुक्खू के कांगड़ा दौरे में फेरबदल हुआ है और वो सभी कार्यक्रम रद्द कर शिमला पहुंच चुके हैं, जहां वो सबसे पहले टुटू स्थित गौ सदन पहुंचे और गौ सदन का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने गायों को चारा भी खिलाया। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू का आज कांगड़ा में पौंग डैम, रानसर आइलैंड, बटरफ्लाई पार्क, शाहीन बाग मंदिर और पंजाब हिमाचल लिंक ब्रिज का दौरा करने का कार्यक्रम था, लेकिन सुबह उनके दौरे में फेरबदल हो गया। दिल्ली में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन और स्टील मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की और हिमाचल के कई मसलों पर चर्चा की। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनके मंत्रालय का सहयोग मांगा, साथ ही शिमला हवाई अड्डे का विस्तारीकरण और रेगुलर फ्लाइट्स की सुविधा को शिमला से जोड़ने की मांग की। शिमला में 12 जून को होने वाले विधानसभा के बाल सत्र की तैयारियां जोरों पर हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने बताया कि इस सत्र में प्रदेश भर से 68 स्कूली बच्चे हिस्सा लेंगे। 1 अप्रैल से 25 मई तक छात्रों को चयनित करने की प्रक्रिया चली, जिसमें 1085 छात्रों ने हिस्सा लिया। फ्यूचर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से बाल मेले में सामाजिक, राजनीतिक समेत ज्वलंत मुद्दों पर छात्रों ने अपने विचार रखे और इसमें देश भर में करीब 50,000 छात्रों ने हिस्सा लिया। बाल सत्र में छात्र ही विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, मंत्रिपरिषद और विधानसभा के सदस्य की भूमिका निभाएंगे। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। साथ ही सीएम सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भी न्योता भेजा गया है। इस मौके पर केबीसी से मशहूर हुए अरुणोदय शर्मा ने अपने विचार रखे और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का दावा पेश किया। ये तो अब उस दिन ही पता लगेगा कि सरकारी स्कूल से कितने हैं, गैर सरकारी स्कूलों से कितने, क्योंकि हमने 17 साल की आयु से कम बच्चों को सबके साथ संवाद किया है और जो उनका जो अपना दृष्टिकोण था उसको हमने जो है वो जाना है। अब वो सिलेक्शन फाइनल जो है किस बच्चे ने किस मुद्दे पर कितने समय के अंदर अपनी बात रखी है, वो किस परिपक्वता से रखी है, इस विषय को विशेष रूप से देखा जा रहा है। क्योंकि सदन का समय सीमित होता है, 11 बजे सदन लगेगा और 4-5 बजे लास्ट होता है, बीच में लंच ब्रेक होगी, तो जो मुद्दे होंगे उनको समय अवधि के अंदर रखना है। ये बच्चे तय करेंगे, यही स्पीकर बनेंगे, यही सब कुछ तय होगा। फेवरेट सब्जेक्ट संस्कृत है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, परंतु मेरे विद्यालय में संस्कृत है नहीं, जिस वजह से मुझे शायद पागली जाना पड़ता, वहाँ पे मुझे पढ़ना पड़ता। संस्कृत भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हो सकता है कि +1 +2 में रखा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे आज के जनरेशन के हिसाब से सब पढ़ रहे हैं, परंतु अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, जो कि गलत बात है। I don't know much about bureaucracy and other things, but I have often seen politicians and they are my inspirations also, like Sukhwinder Singh Sukkhu and our Prime Minister. They are very doing so well and people are very happy for their decisions they are taking. So I must vote for this. सब स्वास्थ्य पे ध्यान दें, क्योंकि अगर कोई स्वस्थ रहेगा तभी उसको विद्या दी जा सकती है, तभी उसको बाकी चीजें दी जा सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अब सती माता जी के जो पिताजी थे, उन्होंने शिव जी से उनके विवाह के लिए। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र सराज में सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दौरा किया और सराज में हुए तमाम विकास कार्यों को 6 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की देन बताया। प्रतिभा सिंह ने यहां जिला स्तरीय
कुथाल मेले के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जब देश की कमान अपने हाथों में संभाली तो उन्होंने पंचायती राज की स्थापना कर महिला आरक्षण के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया था। उसी वजह से वो भी सांसद बन पाई हैं। प्रतिभा सिंह मंडी के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। एक समय था, मैं भी साक्षी हूँ उसमें, कि जब महिलाओं को ज्यादा भागीदारी इन जनसभाओं में नहीं दी जाती थी, महिला बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेती थी। हमारे बुजुर्ग थे घर में जो ये कहा करते थे कि महिलाओं का स्थान तो घर में है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बहू है, चाहे वो माँ है, चाहे वो पत्नी है, वो घर का कामकाज देखेगी और घर तक ही सीमित रहेगी। पर हम इस मौके पर मैं स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी श्री राजीव गांधी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हमारी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया। कितनी महिलाएं हैं जो यहाँ पर आज ग्राम पंचायत की प्रधान है, कितनी महिलाएं हैं जो बीडीसी में है, कितनी महिलाएं हैं जो जिला परिषद में है। ये मौका तब मिला आपको घर से बाहर निकलने का जब कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट दिया। तो इसलिए हम और इसी के साथ टॉप 18 में अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ साथ हिमाचल की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।